और एकनाथ शिंदे के बागी होने के बाद शिवसेना के सांसद विनायक राउत ने उन पर निशाना साधा है। विनायक राउत ने शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा है और कहा कि विनायक राउत ने बीजेपी पर भी साथ में गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ईडी और इनकम टैक्स से डरकर टूट रहे हैं। शिवसेना के विधायक कुछ विधायकों को ईडी से मिली थी गिरफ्तार करने की धमकी और उद्धव ने साबित कर दिया कि वो सत्ता के लालची नहीं हैं और इसीलिए उन्होंने वर्षा बंगले को खाली करके मातोश्री का रुख कर लिया है। सरकार चल रही थी, 40 से ज्यादा विधायक, 45 से विधायक 56 में से आपके टूट कर चले गए और आपको पता ही नहीं है। आपने पता तो सब था। हाँ। पिछले 6 महीने से सारा पता चल रहा था। हाँ। लेकिन जिस तरह से धनराशि का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से आईटी का इस्तेमाल किया है, अगर देखें तो एक देश में गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अपनाई गई है। आपके विधायक ईडी इनकम टैक्स से डर गए या पैसे का प्रलोभन में आ गए? ईडी जिनके ऊपर ईडी का नोटिस दिया था, आज कई एमएलए ऐसे आज ऑन ऑफ सडन उनको नोटिस दिया, अगर नहीं वहाँ ज्वाइंट होते तो तुरंत कल के कल हम अंदर डालेंगे। ऐसे जो गलत राजनीति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी खेले, अगले कई वर्ष में उनको सबक सिखाने का काम के लिए आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं कि वो गद्दार है। कार्यकर्ता कहते हैं वो सही है। शिवसेना को इतना बड़ा धोखा देने का काम जिस आदमी ने किया है वो गद्दार और गद्दार ही है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सियासी संकट पर एनसीपी की बड़ी बैठक। एनसीपी दफ्तर में शरद पवार के नेतृत्व में यह बैठक चल रही है। इस बैठक में अजित पवार, जयंत पाटिल, राजेश टोपे समेत कई नेता मौजूद हैं। तो ये बड़ी बैठक है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि लगातार इसमें कई नाटकीय मोड़ सामने आ रहे हैं और अब यह एनसीपी की बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है शरद पवार के नेतृत्व में। और वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ब्रिगेड पर एकनाथ शिंदे अपना दबदबा कायम करने का प्लान बना चुका है। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र में आगे क्या होगा, ये रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र में मिशन सरकार शुरू हो चुका है और विधायकों की आंख में चोली भी जारी है। उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने के मूड में नहीं है, तो उधर हार मानने को तो एकनाथ शिंदे भी तैयार नहीं है। अब सवाल ये है कि महाराष्ट्र में होगा क्या। सबसे पहले शिंदे गुट को अपनी विधायकी बचानी है तो 37 विधायकों को तोड़ना होगा। अगर शिंदे के पास 37 एमएलए हुए तो 2 विकल्प होंगे। पहला तो ये कि किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं और दूसरा ये कि इसी में असली शिवसेना होने का दावा ठोक दें। अगर 37 से कम एमएलए हुए तो 2 चीजें तय हैं। पहला ये कि विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने की नौबत आई तो डिप्टी स्पीकर का रोल अहम हो जाएगा और दूसरा ये कि मामला यकीनन कोर्ट तक जाएगा। ऐसी स्थिति में विधायकों की संख्या 37 से कम होने पर बागियों की सदस्यता तक जा सकती है। एक स्थिति ये भी है कि अगर महागढ़ी सदन भंग करने की मांग कर दी तो क्या होगा, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में गवर्नर इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। गवर्नर परखेंगे कि ये मांग बहुमत खोने की वजह से तो नहीं है। गवर्नर को ऐसा लगा तो वो विकल्पों पर विचार करेंगे, इसके बाद फैसला होगा। यानी कुल मिलाकर ये महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट दोनों के लिए राह आसान नहीं है। प्रदेश में जारी सियासी उठापटक राजनीति की तस्वीर बदल सकती है। महाराष्ट्र में जैसे जैसे बागियों की कखेबा मजबूत होता जा रहा है, इस बात की चर्चा भी जोरों पर है कि अगर एकनाथ शिंदे का ग्रुप मजबूत हुआ तो सरकार गठन की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में गहराते राजनीतिक संकट के बीच संवैधानिक संभावनाओं को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। राजनीतिक संकट के बीच महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नरहरी सीताराम जिरवाल और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका अहम हो जाती है। ऐसे में 3 संभावनाएं सामने दिखाई दे रही हैं। पहली संभावना विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका की है, जिसमें फ्लोर टेस्ट हो सकता है। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष उद्धव ठाकरे सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं। बहुमत साबित नहीं होने पर उद्धव सरकार गिर जाएगी। दूसरी संभावना राज्यपाल की भूमिका है, जिसमें विधानसभा भंग की जा सकती है। शिवसेना के बागी विधायकों की लंबी होती सूची को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधानसभा भंग करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश कर सकते हैं। ऐसे में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। तीसरी संभावना राज्यपाल की भूमिका की है, जिसमें सबसे बड़े दल को न्योता दिया जा सकता है। महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक संकट को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यपाल सबसे बड़े दल बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। बड़ा संकट शिवसेना को लेकर भी उठेगा कि शिवसेना किसकी है। इसके लिए दोनों गुट को चुनाव आयोग के पास जाना होगा।
प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आज एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन पत्र शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे दाखिल करेंगी। इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा, अर्जुन राम मेघवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और मनोज तिवारी ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को गुलदस्ता भेंट करते तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट कर लिखा कि उनके राष्ट्रपति पद की दावेदारी को समाज के सभी वर्गों द्वारा पूरे भारत में सराहा गया है। जमीनी समस्याओं पर उनकी समझ और भारत के विकास पर उनका विजन बेजोड़ है। बताया जाता है कि द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा शामिल होंगे। राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अगर चुनाव जीत जाती हैं, तो वह भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी।